चलो बच्चों, तो आज अकाउंट का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप आप लोगों को अगर याद हो तो 11th स्टैंडर्ड में हमने बिजनेस के कुछ टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ बिजनेस में हमने बिजनेस के 3 टाइप्स लास्ट ईयर देखे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। जिसमें लास्ट ईयर के अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में जितने भी टॉपिक्स थे ना, फाइनल अकाउंट भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था लास्ट ईयर 11th में। और इस बार 12th में हमें पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में समझना है, इनके फाइनल अकाउंट्स, इनके अदर टॉपिक्स के ऊपर हमें स्टडी करनी है। तो आपके 12th का अकाउंट वो पार्टनरशिप और कंपनी के अकाउंट के ऊपर बेस्ड है। इनमें से सबसे पहले अगर हम लोग ये जाने तो पहला टॉपिक ये आता है कि वाई समवन नीड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप की ज़रूर क्यों पड़ती है? अगर कोई पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो क्यों? तो उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि हैव सफिशिएंट फंड बट डोंट हैव सफिशिएंट स्किल। जैसे कि किसी के पास पैसे बहुत सारे हो लेकिन कोई स्किल ना हो। जैसे अगर मेरे पास पैसे बहुत सारे हैं लेकिन कोई काम कैसे करना है वो मुझे ना आता हो, तो उसकी वजह से मैं पार्टनरशिप के बिजनेस शुरू करूँगा, मतलब किसी को अपना पार्टनर बनाऊँगा कि जिसके पास अच्छी स्किल हो। या तो फिर हैव सफिशिएंट स्किल बट डोंट हैव सफिशिएंट फंड। किसी के पास स्किल अच्छी खासी हो लेकिन फंड ना हो। इसका मतलब कि भाई अगर मेरे पास टैलेंट बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो जिसके पास पैसे होंगे मैं उसको पार्टनर बनाऊंगा, तो जिससे भी पार्टनरशिप शुरू होती है। या तो टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क, बिजनेस के रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि अगर किसी को मैं अपना पार्टनर बना लेता हूँ तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सिर्फ मेरा नहीं होगा, वो किसी और का भी होगा, मतलब पार्टनर साथ में होंगे। तो इसकी वजह से अपने रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पार्टनरशिप शुरू की जाती है। पार्टनरशिप का रियल मीनिंग अगर हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग देखें तो पार्टनरशिप का मीनिंग ये कहते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये कहते हैं कि पार्टनरशिप वो कहलाता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग प्रॉफिट या लॉस शेयर करने के लिए एक साथ जुड़ते हो और जिनमें उनका बिजनेस उनमें से कोई एक या तो सब साथ में मिलकर संभालते हो। पार्टनरशिप वो कहलाता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ जुड़ते हो प्रॉफिट और लॉस बांटने के लिए, कि जिनमें उस बिजनेस का मैनेजमेंट या तो वो सब साथ में या तो उनमें से कोई एक संभालता हो। तो वो रियली में पार्टनरशिप कहलाते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी मेंबर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स आपस में पार्टनर्स कहलाते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस के सब मेंबर्स वो आपस में क्या कहलाए? पार्टनर्स कहलाए। और जो पार्टनरशिप बिजनेस है उस बिजनेस को कहा जाता है फर्म। पार्टनरशिप जो बिजनेस चलता है उस बिजनेस को फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप की मीनिंग हमने समझी, अब इसके साथ समझे पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें अगर पहला देखें तो पहला आता है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप बिजनेस एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ शुरू होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट भले रिटर्न हो या ओरल हो, कोई भी हो, लेकिन पार्टनरशिप जब भी शुरुआत होती है तब कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनता है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट चल जाता है लेकिन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा प्रेफरेबल कहलाता है। दूसरा कि पार्टनरशिप प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इसका मतलब कि पार्टनरशिप में जो भी लोग जुड़ते हैं वो आपस में प्रॉफिट या लॉस बांटने के लिए जुड़ते हैं, जिनमें पहले से ही डिसाइड होता है कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट हो उसमें से कितना हिस्सा किसको मिलेगा ये पहले से ही डिसाइड होता है। इसके अलावा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप एक लीगल बिजनेस है, वो हमने पहले ही देखा, वो कॉन्ट्रैक्ट से भी शुरुआत होती है और दूसरा लीगली इसकी एक अलग आइडेंटिटी बनती है। देन एजेंट ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे हमने पहले देखा, पार्टनरशिप के सभी मेंबर्स को पार्टनर्स कहते हैं। वो सभी पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट कहलाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस का मैनेजमेंट या तो सभी पार्टनर्स साथ में मिलकर करते हैं या तो उनमें से कोई भी एक पार्टनर उस बिजनेस को संभालता है।
इसलिए बाकी सब मेंबर्स उसको सपोर्ट देने के लिए या उनका साथ देने के लिए होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के एजेंट कहलाते हैं। देन नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस में कितने पार्टनर्स एक साथ जुड़ सकते हैं? तो कहते हैं 2013 का जो एक्ट था, उस एक्ट के हिसाब से पहले वो नंबर 100 थे कि कोई बिजनेस में एक साथ 100 पार्टनर्स जुड़ सकते हैं, लेकिन 2014 के एक्ट के हिसाब से अब वो नंबर 50 हो चुके हैं। मतलब कि कोई भी बिजनेस में, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। देन दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, हमें यह पता ही है कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज मतलब वो कहलाती है कि अगर बिजनेस में कभी कोई तरह का लॉस हो जाए तो उस लॉस में बिजनेस के ऑनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचकर भी वो लॉस चुकाना पड़ता है। ऐसी लायबिलिटी को कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। आप लोगों को याद हो तो 11th स्टैंडर्ड में ये आता था अनलिमिटेड लायबिलिटीज, कि अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेचनी पड़ती है। इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस में भी उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। एंड ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। तो पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म का ऑनरशिप, तो वो सभी पार्टनर्स उसके ऑनर कहलाते हैं। ऑनरशिप मतलब मालिकी, तो उस बिजनेस के सभी पार्टनर उसके मालिक कहलाते हैं। और मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के बारे में जैसे हमने पहले देखा कि इनका मैनेजमेंट या तो सभी पार्टनर्स में से कोई एक या तो सभी पार्टनर्स साथ में मिलकर करते हैं। ठीक है ना? तो ये पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। इनके साथ दूसरा देखें तो वो आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, तो डीड मीन्स क्या? डीड के अगर सिंपल मीनिंग आप जानो तो डीड मीन कहलाता है एक तरह का एग्रीमेंट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म शुरू होती है, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस शुरू होता है, तो सभी पार्टनर्स एक साथ मिलकर एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। उस एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसमें उस बिजनेस के रिलेटेड सभी चीज़ें मेंशन होती है। हर छोटी छोटी बात उस एग्रीमेंट में मेंशन होती है। जैसे कि कौन कौन सी बातें उसमें होती है, तो उसमें जाने सबसे पहले उसमें आता है डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, इसका मतलब ये कि उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में हर पार्टनर की पूरी डिटेल होती है। उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर वो पार्टनर किसी और बिजनेस के साथ भी जुड़ रहे हो तो वो, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। दूसरा डिटेल्स ऑफ फर्म। डिटेल्स ऑफ फर्म मतलब कि भाई फर्म की डिटेल, कि जो भी आपका बिजनेस है वो कौन सी एड्रेस पर है, कौन से शहर में है, कहाँ आया हुआ है, ये पूरी डिटेल, उस बिजनेस का नाम क्या होगा, ये सब डिटेल यहाँ लिखी जाती है। दूसरा टाइप्स ऑफ बिजनेस, कि आप कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सर्विस का आपका कोई बिजनेस है, सर्विस सेक्टर में हो, अगर आप होलसेल का बिजनेस या रिटेल का बिजनेस, आप कोई कपड़े का काम कर रहे हो कि मोबाइल का काम कर रहे हो, कौन से तरह का बिजनेस है, ये भी उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। दूसरा आता है कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब पार्टनरशिप कब से शुरुआत हुई है। ऐसा भी काफ़ी बार होता है कि अगर कोई पर्सन ने पहले कोई बिजनेस अकेले ही शुरू किया हो और उसके बाद, उसके 1-2 साल बाद कुछ पार्टनर्स उसके साथ जुड़े हुए हो, तो पहले जब वो अकेला बिजनेस करता था तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप था, लेकिन अब 4-5 लोग साथ में मिलकर वही बिजनेस को संभाल रहे हैं, तो अब वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, अब वो पार्टनरशिप हो गया। तो उसका बिजनेस भले 5 साल पहले से चल रहा हो, लेकिन पार्टनरशिप तो अभी से शुरुआत हुई ना। तो पार्टनरशिप कब से शुरुआत हो रही है उसे यहाँ पर लिखते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इसके अलावा कैपिटल, आप लोगों को याद है कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल वो कहलाता है ना कि जब कोई भी मेंबर बिजनेस में अपने घर से जो भी चीज़ें लेकर आता हो तो वो उसका, उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। जो भी घर से चीज़ें, कैपिटल किसे कहते हैं? तो जब कोई भी मेंबर अपने घर से बिजनेस में जो भी चीज़ें लेकर आता हो, भले वो कैश हो, एसेट्स हो या कुछ भी हो, तो वो चीज़ें कैपिटल कहलाती हैं।
तो पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ होता है कि भाई कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा, सब इक्वली या अलग अलग लेकर आएंगे, ये भी उसमें लिखा हुआ होता है। इसके अलावा एग्रीमेंट में दूसरी चीज़ लिखी गई होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोगों को ध्यान ही है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है तो बिजनेस उसे उसका इंटरेस्ट भी देता है, पार्टनर्स को उसका इंटरेस्ट मिलता है ना। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट काउंट होगा, ये भी पहले ही एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। इनके बाद आता है ड्राइंग। तो ड्राइंग किसे कहते हैं? ड्राइंग वो कहलाती है कि जिसमें जब कोई पार्टनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ें लेता हो तो उसे ड्राइंग कहते हैं। अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली जाने वाली चीज़ें तो उसे ड्राइंग कहते हैं। कैपिटल और ड्राइंग ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, कैपिटल एंड ड्राइंग ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैपिटल मतलब जब कोई पार्टनर घर से बिजनेस में जो चीज़ें लेकर आता हो, कैश या एसेट्स कुछ भी, और जब कोई पार्टनर बिजनेस में से घर पर जो चीज़ें लेकर जाता हो, भले कैश या एसेट्स कुछ भी, तो वो ड्राइंग कहलाती है। तो कौन सा पार्टनर कितनी ड्राइंग ले सकता है, क्या कोई ड्राइंग्स की लिमिट्स हैं, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। इसके अलावा दूसरा डीड में मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग तो हो गई, लेकिन उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट काउंट होगा, पार्टनर्स को ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये भी उसमें लिखा हुआ होता है। इसके अलावा एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये खास कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसका बंटवारा सभी पार्टनर्स में कैसे होगा। क्या सभी पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, या फिर किसी पार्टनर को ज़्यादा या किसी को कम, ये भी एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा हुआ होता है। या तो फिर सैलरी, बोनस, कम्युनिकेशन एंड रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। इसका मतलब कि कोई भी पार्टनर्स को कितनी सैलरी, बोनस या कोई कमीशन या कोई कम्युनिकेशन, रेम्यूनरेशन की कुछ अदर चीज़ें या कुछ अदर बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स उन्हें कौन से पार्टनर को कितने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। कोई पार्टनर अगर बिजनेस में एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो वो मिलेगा या नहीं, ये भी एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा हुआ होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को अपनी तरफ से कुछ लोन दे रहा है, अपनी तरफ से अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो उस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट काउंट होगा, ये भी एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा हुआ होता है। इसके अलावा गुडविल। तो गुडविल मतलब कहलाता है कि कोई भी बिजनेस की कितनी रेपुटेशन है, कितना नाम है, उसके हिसाब से बिजनेस को जो भी अमाउंट मिलती है, जो भी पैसे मिलते हैं ना, वो बिजनेस की गुडविल कहलाती है। हमारे इस बार का पूरा एक चैप्टर है गुडविल के बारे में, अलग से उनके बारे में समझेंगे। लेकिन उस गुडविल की काउंटिंग कैसे होगी, कौन सी मेथड से होगी, उस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये भी एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा हुआ होता है। इनके अलावा एडमिशन एंड रिटायरमेंट। तो अगर जब पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है तो हो सकता है पहले 4 पार्टनर्स जो है वो साथ में काम कर रहे हैं, अभी किसी 5वें पार्टनर को भी उस बिजनेस में जुड़ने की इच्छा है, तो उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा, मतलब वो बिजनेस में जुड़ पाएगा या नहीं, तो जुड़ेगा तो कौन कौन सी शर्तों के साथ, कौन कौन सी कंडीशंस के साथ, ठीक है। ये सब रूल्स रेगुलेशंस भी इस पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में पहले से ही लिखे हुए होते हैं कि अगर कोई नया पार्टनर जुड़ना चाहे तो क्या क्या शर्तें होगी पहले। या रिटायरमेंट, कि अगर कोई पुराना पार्टनर रिटायर होना चाहता हो, या तो फिर अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो फिर कैसे काउंटिंग होगी, तो फिर कैसे शर्तें जो है वो ये गिनी जाएगी, कौन सी चीज़ें काउंट की जाएगी, ये सब चीज़ें भी पहले ही एग्रीमेंट में लिखी गई होती हैं। या तो फिर आता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म का कंप्लीटली बंद हो जाना। बिजनेस शुरू तो हो रहा है और जनरली हर एक बिजनेस सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस हो तो वो भी एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा हुआ होता है कि वो फर्म का डिसॉल्यूशन कब होगा, मतलब वो बिजनेस कब बंद होगा। मतलब अगर शॉर्ट में कहें ना, तो जब भी पार्टनरशिप बिजनेस शुरुआत होती है तो उनके लिए पहले एक एग्रीमेंट, एक पार्टनरशिप डीड बनता है जिसमें हर छोटी छोटी बातों का मेंशन होता ही होता है। लेकिन
अब अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें तो एक टॉपिक आता है हमारा प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, हमारे आगे के सम्स इन टॉपिक के ऊपर डिपेंड होंगे। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये प्रोविज़न हमें क्या बताता है कि जनरली जब भी कोई एग्रीमेंट बनता है ना, उस एग्रीमेंट में हर एक छोटी छोटी बातें लिखी गई होती हैं, लेकिन बाय चांस अगर कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरली तैयार हुआ है, मतलब अगर एग्रीमेंट तैयार नहीं हुआ है, ओरली कोई एग्रीमेंट है, रिटर्न नहीं, तो फिर अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट है भी, फिर भी उसमें कोई चीज़ें अगर मेंशन ना हो तो उन चीज़ों की काउंटिंग कैसे होगी, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें, तो यहाँ पर कुछ नोट्स हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये चीज़ बिल्कुल याद रखना इस चैप्टर के लिए और आगे के भी काफ़ी चैप्टर्स के लिए, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये चीज़ याद रखना कि जब तक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन ना हो, तब तक कोई भी पार्टनर्स को फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट या फिक्स कैपिटल लाना ज़रूरी नहीं है। मतलब शॉर्ट में अगर कहो तो अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट गिना जाएगा नहीं। वैसे ही ड्राइंग एंड ड्राइंग इंटरेस्ट, तो जब तक अगर एग्रीमेंट में मेंशन ना हो तो भी ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट गिना नहीं जाएगा। अगर एग्रीमेंट में मेंशन है कि हाँ भाई ड्राइंग के ऊपर 6% इंटरेस्ट गिनना है तो गिनेंगे, अगर नहीं है मेंशन तो फिर कुछ भी नहीं गिनना है उसके ऊपर, ध्यान रखना है बातें। दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर एग्रीमेंट में मेंशन हो कि हाँ भाई कोई पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या कोई पार्टनर को कम प्रॉफिट मिलेगा तो ही वैसे दिया जाता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन ना हो तो जितने भी पार्टनर्स हो, 2, 3, 4 जो भी पार्टनर्स हो, सभी पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट बांटा जाएगा, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं, सबको इक्वली प्रॉफिट बांटा जाएगा। दूसरा सैलरी, बोनस, कमीशन या तो रेम्यूनरेशन, इसके बारे में भी वही कि अगर सैलरी, बोनस, कमीशन इनके बारे में पहले से ही एग्रीमेंट में मेंशन है कि कोई पार्टनर को इतनी सैलरी देनी है या इतना बोनस देना है तो फिर उसको दिया जाएगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट में ये बातें नहीं लिखी गई है तो किसी को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। एंड लोन ऑफ पार्टनर, लोन ऑफ पार्टनर, तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है ना, अगर बिजनेस को पैसों की ज़रूर होती है तो जनरली लोन बैंक के थ्रू भी मिलती है, लेकिन अगर बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा है तो जो 4 पार्टनर होंगे तो उन 4 पार्टनर में से एक पार्टनर कहेगा कि चलो मैं अपनी तरफ से ही पैसे दे रहा हूँ, भाई मेरी तरफ से ही मैं अपने बिजनेस को लोन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई एक पार्टनर ने बिजनेस को लोन दी है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो काउंट होगा ना। तो अगर एग्रीमेंट में मेंशन हो कि इतने % इंटरेस्ट देना है तो ठीक है, लेकिन अगर एग्रीमेंट में मेंशन ना होना फिर भी पार्टनर की लोन के ऊपर फिक्स 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है। ये चीज़ फिक्स ध्यान रखना कि सिर्फ पार्टनर की लोन के लिए अगर एग्रीमेंट में मेंशन ना भी हो तो भी पार्टनर की लोन के ऊपर 6% का इंटरेस्ट काउंट होता ही है। सिर्फ बाकी की चीज़ों के बारे में इतना ध्यान रखना है कि बाकी की चीज़ें अगर एग्रीमेंट में मेंशन ना है तो इनके बारे में कुछ भी काउंट नहीं करना है, लेकिन पार्टनर के लोन के बारे में अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो भी उसे लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट ज़रूर देना है, ठीक है। हाँ, तो इतने टॉपिक जो हमने देखे, तो अब इन टॉपिक के ऊपर पहले थोड़े से सम्स समझ लें, ठीक है, फिर आगे के टॉपिक्स फिर देखते हैं। तो हमारे फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस देखें, उनमें से पहला क्वेश्चन है जो हमने टॉपिक देखे उन्हीं टॉपिक के ऊपर, और जो बीच में थियरी आएगी वो भी साथ में समझते जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन है, अ पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्रॉइंग इज ₹12,000. 12% per annum interest is chargeable on drawings. Determine the amount of interest on drawings of the year. पहले क्वेश्चन समझ लें। तो जैसे लिखा हुआ है कि पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ
फ्रॉम द फर्म, एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म, मतलब कि हर महीने के एंड में कोई एक पार्टनर आइडेंटिकल अमाउंट मतलब फिक्स अमाउंट ड्राइंग करता है, मतलब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है कोई पार्टनर हर महीने के एंड में। समझना, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग इज ₹12,000। साल के एंड में टोटल एनुअल ड्राइंग मतलब पूरे साल की ड्राइंग कितनी हो गई? 12,000। हर महीने के एंड में वो पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करता है और पूरे साल में 12,000, मतलब एक तो काउंटिंग हो जाती है कि हर साल ₹1,000 वो विड्रॉ करता होगा। 12% पर एन्यूम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग के ऊपर 12% पर एन्यूम, साल के 12% का इंटरेस्ट गिनना है। हमने आगे एक पॉइंट समझा कि जिसके अंदर अगर एग्रीमेंट में मेंशन हो तो ही ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर मेंशन है कि 12% इंटरेस्ट हमें देना है, तो देंगे 12% इंटरेस्ट। देखा हो ना, डिटरमिनेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द ईयर, तो साल का उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो काउंट करना है। अब एक आपके माइंड में अगर इजी काउंटिंग ऐसे आप लोग कर लेते हो कि भाई 12,000 की अमाउंट है, साल के 12,000 रुपये और 12% साल का इंटरेस्ट, तो इसके हिसाब से 12,000 के 12% फाइन कर ले हम लोग। लेकिन नहीं, पार्टनरशिप में ड्राइंग इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग काउंट होता है, जिसके अंदर ये टॉपिक समझना फिर से ध्यान से, जिसके अंदर हमें पहले ये ध्यान देना होता है कि भाई पार्टनर जो है वो ड्राइंग कब कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ या तो एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में वो ड्राइंग कर रहा है। तो इसके हिसाब से एक काउंटिंग समझो कि जब कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है, हर महीने के एंड में या हर महीने के स्टार्टिंग में जब वो ड्राइंग करता है तो उसके ऊपर कुछ फिक्स काउंटिंग होती है। जैसे यहाँ पर दो कंडीशन आती है हमारे ऊपर, एक ड्राइंग इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में अगर ड्राइंग करता हो, तो ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कि अगर हर महीने के एंड में आखिरी तारीख पे अगर वो ड्राइंग करता हो। तो इन दोनों में फ़र्क है। जैसे पहले देखो, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग के बारे में समझे तो ऐसे होगा, सपोज फर्स्ट मंथ है कि अगर पहले महीने की पहली तारीख पे उसने ₹1,000 विड्रॉ किए, तो उसने अगर ₹1,000 विड्रॉ किए, ड्राइंग इंटरेस्ट काउंट होगा साल के एंड में। मतलब वो जो ₹1,000 होंगे ना, फिर से समझना कि हर महीने वो हजार रुपए ड्राइंग कर रहा है, तो जो उसके पास ₹1,000 आए जो उसने विड्रॉ किए, तो वो अगर पहले महीने की पहली तारीख को उसने विड्रॉ किए हैं तो ड्राइंग इंटरेस्ट तो काउंट होगा बिल्कुल साल के एंड में। मतलब वो जो ₹1,000 होंगे ना, उसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो वो साल के एंड में काउंट होगा। उसने दूसरे महीने भी ₹1,000 ड्राइंग की होगी। अब जो दूसरे महीने के होंगे ना ₹1,000, उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस पर 11 महीने का लगेगा, क्योंकि दूसरे महीने में जो उसने ₹1,000 ड्राइंग किए हैं वो तो उसने दूसरे महीने की पहली तारीख को होंगे, तो उसमें पहले महीने का तो इंटरेस्ट जुड़ेगा नहीं। पहले महीने के तो ये ₹1,000 थे, उस पर 12 महीने का। दूसरे महीने में अगर उसने ड्राइंग की होगी तो उस पर 11 महीने का इंटरेस्ट होगा। अब तीसरे महीने में अगर वो ₹1,000 ड्राइंग करेगा सपोज, तो तीसरे महीने में जो उसके ₹1,000 की ड्राइंग होगी उस पर इंटरेस्ट अब कितना होगा? 10 महीने का होगा। चौथे महीने में जो अगर ₹1,000 ड्राइंग करेगा तो अब उस पर 9 महीने का लगेगा। ऐसे 8, 7, 6, 5, अगर वो आखिरी महीने की पहली तारीख को ₹1,000 की ड्राइंग कर रहा है तो उसके ऊपर तो आखिरी महीने का ही सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा ना, मीन्स सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट। तो हर महीने ₹1,000 की जो ड्राइंग हो रही है ना, तो उस हर ₹1,000 के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट काउंट होता है। लेकिन हम लोग अलग अलग इंटरेस्ट अगर काउंट करने बैठे तो 12 बार थोड़ी काउंटिंग करनी है हमें। इसीलिए उन सब का टोटल कि जो पहले 1,000 होगा उसके ऊपर 12 महीने का, दूसरे 1,000 पे 11 महीने का, तीसरे 1,000 पे 10 महीने का, ऐसे करते करते आखिरी महीने के ₹1,000 पे 1 महीने का, तो ऐसे टोटल हो जाता है 78। तो इसीलिए जब मंथली ड्राइंग में लिखा हुआ हो कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उस पर हमें काउंट करना होता है 78 मंथ के अकॉर्डिंग। 78 ये नंबर याद रखना। तो आगे काउंटिंग में फिर से देखते हैं।
उसी तरह से अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ दिया हुआ हो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो अब उस पर कैसे कि अगर सपोज उसने फिर से 1000 रुपीज़ की ड्राइंग की है लेकिन महीने के एंड में, पहले महीने की आखिरी तारीख 30 तारीख पे, तो उसका तो वो पहला महीना निकल गया, तो उसको तो पहले महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना, उसके ऊपर पहले महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसलिए उसके ऊपर तो अब बाकी के 11 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा। समझ रहे हो? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो अब पहले 1000 रुपीज़ पे भी 11 महीने का ही लगेगा, क्योंकि महीने के एंड में 30 तारीख में उसने अगर ड्राइंग की है तो उस महीने का तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं है। उसी तरह से दूसरे महीने की एंड में होगा तो अब उस पर 10 महीने का लगेगा, तीसरे महीने के एंड में होगा तो अब उस पर 9 महीने का लगेगा। ऐसे करते 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 अगर 12वें महीने मतलब साल के आखिरी दिन पे, आखिरी महीने के आखिरी दिन पे अगर उसने 1000 रुपये ड्राइंग किए हैं तो अब आखिरी दिन पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे? कुछ भी नहीं, 0। तो इसलिए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो ना, तो सभी मंथ का टोटल अगर करो तो उसमें नंबर क्या आ जाता है? 66। इसलिए आप कोई भी सम जब इसके करो, ड्राइंग इंटरेस्ट के जब आप सम्स करो, तो ये चीज़ खास ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्राइंग कैसे की जा रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग हो तो हमें सिर्फ नंबर लिखना है 78, ये पूरा टेबल ड्रॉ करके नहीं, लेकिन सिर्फ समझ कर माइंड में याद रख के आपको ये नंबर लिखना है 78, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो 66। तो अब उस क्वेश्चन पे अगर फिर से आए, तो इसमें जैसे लिखा हुआ था कि अ पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब अब आपको लिखना है 66 मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसकी एनुअल ड्राइंग हो रही है 12,000, 12% पर एन्यूम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग इंटरेस्ट 12% गिनना है, तो इसकी अब अगर काउंटिंग देखें 66 के अकॉर्डिंग, तो देखो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि जैसे टोटल एनुअल ड्राइंग है 12,000 रुपीज़, पहले तो भाई पूरे साल की ड्राइंग 12,000 रुपये है। सो ड्राइंग पर मंथ, तो एक महीने की ड्राइंग कितनी हुई? तो एक महीने की ड्राइंग अगर हम गिन लें तो 12,000 डिवाइड बाई 12 तो 1000 रुपीज़, हर महीने 1000 रुपीज़ की ड्राइंग होती होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसे आर कहेंगे, ये जो पर मंथ की ड्राइंग है उसे पी प्रिंसिपल कहेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे आर कहेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। एंड अ पार्टनर विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में वो विड्रॉ कर रहा है। सो एन नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ टाइम के बारे में कितना लिखें? तो 66 अपॉन 12। 66 मंथ, तो मंथ के लिए अपॉन में 12 लिखेंगे, 66 अपॉन 12। अगर एट द स्टार्टिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता तो इसमें लिखते 78 अपॉन 12, लेकिन एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो इसमें लिखेंगे 66 अपॉन 12। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमारी वही फॉर्मूला जो हमेशा इंटरेस्ट के लिए काउंट करते हैं, PRN अपॉन 100, PRN अपॉन 100, जिसमें P पे लिखेंगे 1000 रुपीज़, P पे 1000 मल्टीप्लाई R पे 12 और N पे लिखेंगे 66 अपॉन 12 विथ 100। और इन सब की अगर काउंटिंग करें तो इसमें ये 12 कट हो जाएगा, ये 2 0 भी कट हो जाएंगे, तो नंबर बचेगा सिर्फ 10 मल्टीप्लाई 66, तो आंसर 660। तो ड्राइंग के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? ₹660 होगा। समारा है ना ध्यान? ठीक है, ये ड्राइंग इंटरेस्ट का हमने काउंटिंग देखा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखें इसमें, सेकंड क्वेश्चन है सेकंड टॉपिक के ऊपर। तो क्वेश्चन 2 है, अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। Amrita is to be paid 8% commission on net profit. After deduction of such commission, what amount will be received by Amrita if profit of the year is ₹96,876? चलो इसमें भी पहले जो है वो ये क्वेश्चन समझ लें। लिखा हुआ अमृता एंड दिव्या वो उस फर्म के पार्टनर्स हैं, बिजनेस के पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। ये खास ध्यान दिया करो कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है कैपिटल रेशियो, मतलब वो लोग अपना कैपिटल 3:2 के हिसाब से रखते होंगे।
ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मतलब प्रॉफिट कैसे बांटते होंगे वो नहीं दिया हुआ है, ये कैपिटल कैसे लाते होंगे ये उसका नंबर दिए हुआ है। Amrita is to be paid 8% commission on net profit after deduction of such commission। इसका मतलब ये है कि अमृता की कमीशन काटने के बाद बची हुई कमीशन पर उसे 8% कमीशन देनी है। फिर से लिखा हुआ है 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, ठीक है ना। कमीशन कट करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट के ऊपर 8% कमीशन देना है। देन व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अमृता, तो अमृता को कितनी अमाउंट मिलेगी, मतलब अमृता को प्रॉफिट और कमीशन मिलाकर कितनी अमाउंट्स मिलेगी वो हमें काउंट करना है। जिसमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876, बिजनेस का पूरे साल का प्रॉफिट इतना हुआ है। मतलब हमें क्या चीज़ें काउंट करनी है कि अगर बिजनेस का प्रॉफिट इतना है 96,876, तो अमृता को कमीशन कितनी मिलेगी और कमीशन के अलावा उसे प्रॉफिट भी कितना मिलेगा, ये हमें काउंट करना है। तो इनके हिसाब से भी अगर आप डायरेक्टली ऐसे समझते हो कि हाँ भाई प्रॉफिट इतना है 96,000, उसके ऊपर 8% कमीशन देनी है, तो 96,000 के 8% कमीशन काउंट कर लें। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। कमीशन काउंट करते वक्त ये आपको दूसरा रूल जो है वो ये ध्यान देना है कि जब भी पार्टनर की कमीशन काउंट करनी है तो उसके लिए ये एक वर्ड खास देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन कि बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, आफ्टर डिडक्शन या बिफोर डिडक्शन। अगर यहाँ पर बिफोर डिडक्शन होता कि भाई कमीशन डिडक्ट कट करने से पहले ही बिफोर होता, तो आप 96,000 के डायरेक्ट 8% काउंट कर लेते। डायरेक्ट 8% जैसे हम लोग कैलकुलेटर में आप जैसे काउंट करते हो वैसे। लेकिन अगर आफ्टर कमीशन है तो एक छोटी सी फॉर्मूला बनती है, जैसे हम सॉल्यूशन में देखें कि आफ्टर कमीशन अगर हो तो कमीशन काउंट करने के लिए ये एक फॉर्मूला आती है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जिसमें फॉर्मूला आती है प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखें, जैसे कि ये है कि एज्यूम प्रॉफिट ऑफ आफ्टर कमीशन इज ₹100, कि सपोज कमीशन कट करने के बाद प्रॉफिट इतना बच रहा है 100, ठीक है ना। कमीशन कट करने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा, तो सपोज वो 100 का है, जहाँ पर कमीशन कितनी होगी 8, है ना। 100 के 8% 8, thus the profit before commission will be ₹108 equal to 100 plus 8, ठीक है ना। यहाँ पर जो आता है ना 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, तो वो कितना हो जाएगा 108, वेयर कमीशन इज ₹8, ठीक है ना। 108 में कमीशन ₹8 होगी। मतलब ऐसे समझ लो आप कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट आफ्टर कमीशन काउंट करना है कि भाई कमीशन कट करने के बाद कितना प्रॉफिट होगा। अब सपोज आपके पास प्रॉफिट इतना दिया हुआ था 96,000, इसके ऊपर कमीशन कट करके ढूंढो कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो हमें कमीशन ही नहीं पता है तो हम उसमें कट कैसे करें, नहीं कट होगा ना। इसीलिए पहले उसे सपोज किया जाता है कि सपोज ₹100 कमीशन कट करने के बाद ₹100 बचते होंगे, तो उसके ऊपर कमीशन कितनी दी होगी ₹8। तो कमीशन के साथ बिफोर कमीशन के साथ कितना होगा प्रॉफिट ₹108। इसीलिए अगर कमीशन काउंट करनी हो अब, जिसमें फॉर्मूला ये बनेगी प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है। अगर आपको न भी ध्यान रहे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दिया हुआ हो तो आपको ये फार्मूला यूज करनी है, और प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो तो डायरेक्ट परसेंटेज काउंट करना है। तो इस फार्मूला के हिसाब से अगर हम कमीशन काउंट करें तो प्रॉफिट हमारा है 96,876 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन, तो परसेंटेज ऑफ कमीशन है 8 और अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, मतलब 100 प्लस 8 तो अपॉन में 108, जिसकी काउंटिंग अगर करें
कैलकुलेटर में 96,876 मल्टीप्लाई 8/108, तो आंसर मिलेगा ₹7,176। ठीक है, मीन्स अमृता को इतनी कमीशन मिलेगी। अब अगर अमृता को इतनी कमीशन मिल रही है तो अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हम ढूंढ सकते हैं। जैसे अब इसके आगे की कैलकुलेशन देखें तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। अब सबके लिए प्रॉफिट कितना होगा, तो देखो पहले उसके लिए लिखेंगे टोटल प्रॉफिट माइनस कमीशन। मतलब पहले प्रॉफिट था 96,876 और उसके ऊपर अमृता को कमीशन मिली 7,176, तो इसमें से ये माइनस करें तो अब प्रॉफिट बचेगा 89,700। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा 89,700 रुपीज। नाउ दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है ना, अब जो ये प्रॉफिट बचा वो सबको इक्वली मिलेगा। इक्वली मिलेगा मीन्स कि अब जो अमृता और दिव्या ये जो दो पार्टनर थे उसके लिए क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ था, इसलिए दोनों को इक्वली ये प्रॉफिट मिलेगा। दोनों को इक्वली मतलब 89,700 का हाफ करो तो 44,850 दोनों को प्रॉफिट मिलेगा। सो द शेयर ऑफ अमृता इन प्रॉफिट इज 44,850। और अगर टोटल काउंट करें कि अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता, कि अमृता को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, तो उस अमाउंट के हिसाब से 44,850 प्रॉफिट के मिले प्लस ₹7,176 कमीशन के मिले हैं। मतलब प्रॉफिट और कमीशन मिलाकर अमृता को टोटल अमाउंट मिली ₹52,026। ठीक है, तो अब जैसे आपको ये ध्यान आया ना, क्वेश्चन आया ना ध्यान। आज हमने दो टॉपिक देखे, इसमें सम्स में दो टॉपिक देखे कि एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे काउंट करना है एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे काउंट करना था, और दूसरा हमने देखा कि पार्टनर की कमीशन कैसे काउंट करनी है। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस के बाद आगे के टॉपिक्स हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।